जी, तो हमारा जो अदर सेट ऑफ रेशोज़ हैं वो है एक्टिविटी रेशोज़। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये रेशोज़ बताती हैं हमें कि हमारी एक्टिविटी कैसी रही इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो ये रेशोज़ बताती हैं हमें कि फर्म या कंपनी की एफिशिएंसी क्या थी। अब एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए देयर आर 4 रेशियोज़ अंडर एक्टिविटी रेशोज़। एफिशिएंसी क्या है? लाइक स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स और कैश। हर फर्म का गोल होता है ना कि हमें कैश चाहिए या सेल्स बढ़ाई जाए। तो हम इन रेशियो से मेजर कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि फर्म कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। तो उससे पहली रेशियो आती है जी इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री क्या है? वो फिनिश गुड्स आइटम्स हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं, राइट। और इनको आपके लिए बेहतरी एफिशिएंसी क्या होगी इसमें कि वो इन्वेंट्री कन्वर्ट हो जाए इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। यानी कि एफिशिएंसी क्या है कि इस इन्वेंट्री को सीजीएस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये रेशियो का फार्मूला क्या बना? सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। ये आइटम मिलेगी आपको इनकम स्टेटमेंट से और ये मिलेगी आपको बैलेंस शीट से। इसका आंसर आता है इन टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स 5.5 टाइम्स समथिंग लाइक दैट। अब जितनी ज़्यादा टाइम्स होंगे, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि उतनी बार जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर हो रही है। मल्टीपल टाइम्स 4 टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर हो रही है इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जितनी ज़्यादा टाइम्स हैं उतना फेवरेबल है आपके लिए, और जितनी कम टाइम्स है उतना अनफेवरेबल है। लेकिन साथ ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली लो इन्वेंट्री टर्नओवर मीन्स स्लो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू सीजीएस विच इज़ राइट, और जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। बट वी विल हैव टू फर्स्ट एग्जामिन द नेचर ऑफ द बिजनेस। क्यों? ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं ना जहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा स्पीडली हो। जैसे ग्रॉसरी स्टोर है तो उनका इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है इन द इनिशियल डेज ऑफ अ मंथ। जो इन्वेंट्री में स्टॉक पड़ी हुई होती है वो फटाफट से जा रही होती है, सेल्स क्रिएट हो रही होती है। और अगर मैं कहूँ कि एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं, अब वहाँ तो इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट बनते ही बहुत कम है, बहुत रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। तो उस केस में लो इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ ऑल्सो सूटेबल, ठीक है। यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर एक इन जनरल कॉन्टेक्स्ट अगर कम टाइम्स होता है तो हम कहते हैं कि इट्स नॉट फेवरेबल, लेकिन ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। पहले हमें उस बिजनेस को स्टडी करना होगा, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना होगा, और फिर हमने ये स्टेटमेंट या कमेंट पास करना है। अब एक और बात मैं ऐड कर दूँ, मैं साथ साथ बता रही हूँ कि हाउ टू इंटरप्रेट, और आप लोगों को यही सिखाना चाह रही हूँ कि इंटरप्रिटेशन कैसे देनी होती है। कि सिर्फ ये तो हमने कर लिया ना कैलकुलेट, जो उसका आंसर आया आपने उसके बारे में कमेंट रिकमेंडेशन देनी है, दैट इज़ योर इंटरप्रिटेशन कि हम क्या उससे कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे लो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जनरली इट इज़ नॉट फेवरेबल, लेकिन ये बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है, पहले हमें उसकी नेचर को स्टडी करना होगा। नाउ सीजीएस कहाँ होती है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर। तो जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर तो सीजीएस होती ही नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा कि उस सर्विस इंडस्ट्रीज़ की सीजीएस नहीं निकलती, ठीक है। अक्सर सवाल वाइवाज में होता है, इंटरव्यूज़ में होता है कि जी बैंक्स की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या थी। अब स्टूडेंट्स गेट ब्लैंक कि पता नहीं क्या पूछ लिए, ये तो पता ही नहीं था हमें तो निकाली भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकाली। तो बैंक्स के अंदर अगर आप उनकी इनकम स्टेटमेंट को रिव्यू करें तो यू विल गेट टू नो कि वहाँ पर सीजीएस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री है। तो जो प्रोडक्शन कंसर्न्स हैं वहाँ पर रेशो निकलेगी। अब अगर आपकी कंसर्न कंपनी या जो भी बैंक आपने चूज़ किया हुआ है, अगर तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वहाँ पर ये रेशो निकलेगी। अगर सर्विस ओरिएंटेड है तो वो रेशो यहाँ पर नहीं निकल सकती। ठीक हो गया। उसके बाद है, एक पहली हो गई इन्वेंट्री टर्नओवर, नंबर 2 है जी एवरेज, सॉरी इसी की एक फर्दर क्लैरिफिकेशन है कि हम इसकी मदद से एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। अब वो क्या चीज़ है? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। सिंपली ये जो आपने ये वाला फॉर्मूला था इसको डिवाइड कर दिया। एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं, डिवाइडेड बाय, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया 360 सीजीएस डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। ठीक हो गया। अब
क्या इससे मुझे क्या आइडिया हो रहा है, यहाँ पर मुझे आइडिया होगा कि जी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगते हैं टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू CGS। अब ये एक और इंटरप्रिटेशन है, अगर बहुत ज़्यादा दिन रिक्वायर्ड है, आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट ही नहीं हो रही है CGS में, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट शुड टेक सर्टेन स्टेप्स टुवर्ड्स द एफिशिएंसी ऑफ इट्स प्रोडक्शन सिस्टम्स। कि प्रोडक्शन बहुत स्लो है, क्या वजह है कि CGS में कन्वर्ट नहीं हो रहे, इन्वेंट्री बेकार पड़ी है, आपकी किसी काम नहीं आ रही है। और इन केस अगर ये बहुत कम दिन है, यानी कि लाइक 4 days आते हैं, इसका मतलब ये है कि यू जस्ट नीड ओनली 4 days टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री टू CGS, तो बहुत अच्छी बात है। एक साइकिल होता है, आप जानते हैं, इन्वेंट्री जब बनती है या पड़ी हुई है वो यूजलेस है ना, मतलब फिनिश गुड है, ये पहले कन्वर्ट होती है इनटू CGS एंड फिर जाती है सेल से। अब अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिन लग रहे हैं आपकी इन्वेंट्री को CGS बनने में, तो उसकी एक वजह क्या होती है, मैं बता रही हूँ इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो एक वजह क्या हो सकती है कि अगर आपकी सेल्स ही ना हो, नो वन इज़ डिमांडिंग योर प्रोडक्ट, जब यहाँ पर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, सेल्स हो नहीं रही हैं, तो जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक है वो जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर आएगा ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ये डेज़ आपके लिए अनफेवरेबल आ रहे हैं, तो फिर पहले आपको अपनी सेलिंग टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, या करना चाहिए कि वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को इन्हांस करें, आपकी सेल्स बढ़ें। जब सेल्स बढ़ेंगी तो फिर CGS ऑटोमेटिकली सेल्स में आएगी और जो इन्वेंट्री है वो CGS में जाएगी, राइट। दिस इज़ हाउ वी विल इंटरप्रेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब आती हूँ टुवर्ड्स आर सेकेंड टाइप ऑफ रेशो, इसी में आती है एक्टिविटी रेशो में ही, वो है जी अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अकाउंट रिसीवेबल को डेटर्स भी कहते हैं, आप जानते हैं, तो मैंने इसको बात जो कहा था, हम डेटर्स टर्नओवर रेशो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये एक ही बात है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब यहाँ पर क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट क्यों होते हैं, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो, राइट। और इनका हमारा पर्पस क्या है कि हम इनको एज सून एज पॉसिबल कैश में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, चूँकि इनका ताल्लुक सेल्स से है और भी क्रेडिट सेल्स, तो मैंने वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक हो गया। इसका आंसर भी टाइम में आएगा, टर्नओवर रेशो का आंसर हमेशा टाइम में आता है। अगर एवरेज एज आती है तो फिर वो नंबर ऑफ डेज आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका आंसर टाइम्स में आ रहा है, यानी कि आप 2 आंसर लेती हूँ, 4 है और एक 7.5 है, यानी कि एक है कि 4 टाइम्स आपकी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर हो रहे हैं, यानी कि आपको कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये है 7.5 टाइम्स। तो जितनी बार ज़्यादा कैश में कन्वर्ट होंगे उतने फेवरेबल हो हमारे लिए, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये नहीं कि हम अकाउंट रिसीवेबल को होल्ड करके रखें, हमारा पर्पज़ ये है कि हम उनको एज सून एज पॉसिबल कैश में कन्वर्ट कर लें, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्रेडिट सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल का आइडिया हमें कहाँ से होगा। अकाउंट रिसीवेबल तो बड़े होते हैं जी बैलेंस शीट में, हम जानते हैं, हेड होता है उनका। क्रेडिट सेल्स की ऐसी कोई आइटम आपको नज़र नहीं आएगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे हमें नोट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स में बाजू का उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ होता है कि जी ये टोटल सेल्स थी और इसमें इतनी कैश थी, इतनी क्रेडिट थी, तो आपने सिर्फ वो उठानी है जो क्रेडिट सेल्स की थी, राइट। लेट्स से अगर नोट्स में कुछ भी नहीं है तो फिर आप एट दैट टाइम यू कैन पिक द अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स, अदरवाइज नहीं लेनी है आपने, ठीक है, अदरवाइज आपने सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही लेनी है। अब इसी की ही फर्दर जो है वो कैटेगरी है, से कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट योर अकाउंट रिसीवेबल, है टाइम्स कितनी बार, अब ये है कितने दिनों में रिसीव कर रहे हैं। तो फार्मूला सेम वही होगा, 365 यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैंने वो उसको फॉर्मूले फॉर्म में लिख लिया, तो ये चीज़ फिर यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी लाइक दिस, ठीक हो गया। अब इसका आंसर किस में आएगा, इन नंबर ऑफ डेज। अगर आपके बहुत ज़्यादा डेज आ रहे हैं तो हमारे लिए ये सूटेबल फेवरेबल नहीं होगा।
अगर कम डेज़ हैं इसका मतलब ये है कि आप बहुत एफिशिएंटली अपने अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जो कि एक गुड साइन है, गुड सिंबल है, राइट। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है मेरे सामने अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिटर्स भी कहते हैं, तो इसको हम अक्सर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी कह रहे होते हैं। ओके, अब अकाउंट्स पेएबल क्यों बनते हैं? जब हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, राइट। तो फॉर्मूले में क्या आएगा? क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेएबल। हमने इनको पे करना है ना, जिनसे उधार सामान लिया था, तो अकाउंट्स पेएबल। अब इसका आंसर भी इन टाइम्स आएगा, बिल्कुल वैसे से यहाँ मैंने लिखा था, इन टाइम्स, सेम इन टाइम्स, राइट। लेकिन चूंकि अब आपने पे करना है तो आपके लिए क्या फेवरेबल है कि आपकी, अगर इसके लेट से मैं फर्स्ट करती हूँ यहाँ पर भी कि दो आंसर्स हैं, एक है 4 और एक है 7.5। 4 टाइम्स जो है वो आपके अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर हो रहे हैं, और एक मैं कहती हूँ 7.5 टाइम्स टर्नओवर हो रहा है। 4 का मतलब ये है कि बहुत स्लो हो रहा है, यू नो, और 7.5 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। तो अकाउंट्स पेएबल को जल्दी पे करना सूटेबल है या देर से पे करना सूटेबल है? जब हम रिसीव करते हैं तो वी ट्राई कि हमें जल्दी रिसीव हो, जब हम पे करते हैं तो वी ट्राई कि हमें देर से पे करना पड़े। तो इसका जो है ना वो कम टाइम्स सूटेबल है और ज़्यादा नॉट फेवरेबल। इसके रिवर्स है। यहाँ मैंने कहा था ये वाला हमारे लिए सूटेबल नहीं है, मैंने इसे टिक किया था। यहाँ मैं कह रही हूँ कि ये सूटेबल है क्योंकि हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए सूटेबल ये है कि हमें बार बार पे ना करना पड़े, हम जितना डिले कर सकते हैं कर लें। जनरली ऐसे ही होता है ना कि अगर आप पैसे किसी से लेने हों, देने वाला बहुत डिले कर रहा होता है, तो ये कंपनी के लिए भी फेवरेबल तभी होता है कि अगर वो लोग पेमेंट्स को टाइमली ना दें और डिले कर रहे हों। अब इसी से ही फर्दर एक रेशोबंदी से बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, बिल्कुल सिमिलर, समथिंग लाइक दैट। अब क्या निकालना है आपको? पेमेंट पीरियड, कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पे योर क्रेडिटर्स। तो वही फॉर्मूला है 365, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो। और मैंने जब उसको इस तरह से लिख लिया, फार्मूला लिखा, तो ये फार्मूला आपका बन जाता है अल्टीमेटली, राइट। आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ डेज। अगर आपके डेज यहाँ पर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा दिन लगा रहे हैं पे करने में, तो ये आपके लिए एक फेवरेबल अच्छी बात है। और अगर कम दिनों में आपके अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर हो रहे हैं इनटू पेमेंट्स, तो फिर आपके लिए नेगेटिव साइन होता है। ठीक हो क्या? और ये वाली आइटम्स कहाँ से मिलेंगी आपको? अगेन ये मिलेगी आपको इनकम स्टेटमेंट से, और ये मिलेगी आपको बैलेंस शीट से। अब इनकम स्टेटमेंट में जिसने दी होती है ना परचेजेस, वो टोटल होती हैं, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों शामिल होती हैं। तो अगेन आप नोट्स खोलेंगे तो नोट्स में आपको इसकी बाइफिकेशन नज़र आ सकती है कि कैश कितनी है और क्रेडिट कितनी है, तो आपने सिर्फ क्रेडिट उठानी है। नंबर 2 इज़ कि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो सर्विस सेक्टर्स हैं वहाँ पर बाज़ात ये परचेजेस इस तरह आइटम नज़र नहीं आएंगे, मैक्स नज़र नहीं आते आपको, तो फिर आप उनकी ये वाली रेशियोज़ नहीं निकालेंगे, उनकी एक्टिविटी रेशियोज़ नहीं निकलती बैंक्स की, राइट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की ये सारी रेशियोज़ निकलती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी इनके, लेकिन वैसे जो आपका प्रोजेक्ट है फिर उसके अंदर ये रेशियोज़ नहीं निकलेंगी अगर आपने बैंक को चूज़ किया है। फोर्थ एंड लास्ट है जी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। अब ये बताती है रेशो कि जी कितने एफिशिएंटली आपके टोटल एसेट्स यूटिलाइज हो रहे हैं टू कन्वर्ट इनटू सेल्स, टू जनरेट सेल्स। फॉर्मूला क्या बनेगा? सेल्स। सेल्स कौन सी होंगी? टोटल सेल्स होती हैं, कैश प्लस क्रेडिट बोथ, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स यानी करंट प्लस फिक्स्ड बोथ। अब इसका आंसर भी इन टाइम्स ही आएगा। अब जितना आपका आंसर ज़्यादा है, मतलब लेट से 11.5 टाइम्स, 13 टाइम्स के बार बार आप सेल्स क्रिएट कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपके एसेट्स बड़े अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। और अगर आपके आंसर कम आता है, स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स आता है, तो फिर हमारे लिए क्या होगा? ये अनफेवरेबल है। तो वी वुड सजेस्ट द मैनेजमेंट द कंपनी टू यूटिलाइज द एसेट्स इन अ प्रॉपर वे टू जनरेट सेल्स, राइट। तो हमने सो फार डिस्कस करनी है 4 एक्टिविटी रेशियोज़, और मैंने कह दिया है कि इनमें से ख़ास तौर पर देख लीजिएगा, जनरली ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होती हैं, तो ये यूज़ भी कहाँ पर हो रही होंगी? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं।
अदरवाइज़ इन सर्विस सेक्टर और स्पेशली इन बैंक्स ये रेशियोज़ नहीं निकल रही होती हैं।